Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla, and in today's lecture we are going to discuss a very special topic, that is Google tax and controversies are associated with Google tax. Many of you must be hearing the news related to Google tax, digital tax, equalization levy now these days, and I have seen that number of students have questioned about this equalization levy, Google tax, and specifically the controversy related to this budget period time, that is February 2020 budget. What government has did on that budget, and what USA and other digital companies or big tech companies are actually saying, what is the contentious issues. All these are very important for business students as well as the students those who are actually preparing for any competitive exams, especially related to banking or state civil services exams. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेक्स्ट कि क्या कंटेक्स्ट है बेसिकली। जैसा कि हम आजकल न्यूज़ में कई बार देख रहे हैं और रिसेंटली 2-3 महीने से हम ये इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, कई बार न्यूज़ आ रही हैं इस डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टैक्स को लेकर के, इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के, और ये गूगल टैक्स, इस सब को लेकर के, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, सब बड़े न्यूज़पेपर इस न्यूज़ को कवरेज दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली है क्या क्या इससे पहले हमारे इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स नहीं था? अगर था तो अब जो आया है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं? जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा ऑलरेडी कि दे आर स्टिल नंबर ऑफ़ कन्फ्यूजिंग थिंग्स प्रेवलेंट, और मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा उन चीज़ों को कवर करके निकालने में कि एक्चुअली व्हाट इज़ द इशू, क्या इशू है, क्यों इतना कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है अब इस डिजिटल टैक्स को लेकर के, जबकि इंडिया में तो 2016 से ये डिजिटल टैक्स चल रहा है। तो पहले देखने से क्या होता है डिजिटल टैक्स, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। बेसिकली हम 2 मिनट में केवल इतना समझ लें, व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो, टैक्स इज़ अ वेरी जनरल टर्म। अगर हम बोले टैक्स को डिफाइन करने के लिए, टैक्स क्या होता है, तो टैक्स इज़ बेसिकली अ मैंडेटरी फी imposed upon the individual or corporation by the central as well as state government। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द लैंड, उसके द्वारा एक मैंडेटरी फीस होती है जो इंडिविजुअल्स पर या कॉरपोरेशंस पर इम्पोज करी जाती है। मैंडेटरी फीस होती है मतलब दोनों ही एंटिटी को वो फ़ी पे करनी है, और अगर आप वो फ़ी नहीं पे करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर लॉ ऑफ द लैंड में आप के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स या प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब क्यों गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्यों टैक्स लेती है? इसका बेसिक पर्पस होता है टू बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बाय मीटिंग द वेरियस पब्लिक एक्सपेंसेस। कोई भी इकॉनमी होती है, अगर हम कंट्री की बात करें, बिजनेस टर्म्स में जब बात करते हैं तो किसी भी कंट्री को हम इकोनॉमी कह करके रिफर करते हैं। तो अगर कोई भी इकॉनमी होती है, जैसे बंडल ऑफ रिसोर्स, तो वो किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती है। ओके, उस लैंड में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उन सब का उन सारे रिसोर्सेज पर प्रॉपर राइट होता है, इक्वल राइट होता है। अब सारे लोग तो उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर सारे लोग, अगर हम इमेजिन करें इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और वो सब लोग आपस में आकर कहने लगे कि हम मैनेज करेंगे रिसोर्सेज को, कि कहाँ वाटर जाना है, कोल रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, नॉन फिजिकल रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं जो कि हमारे बिहाफ पर, सिटीज़न के बिहाफ पर, उस लैंड के ओनर्स के बिहाफ पर उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के सारे रिसोर्स को मैनेज करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा फिर हम उसी गवर्नमेंट के जो, उसी लैंड के जो ओनर्स होते हैं, उस इकोनॉमी में जो सिटीजन्स रह रहे होते हैं, उनसे टैक्स के फॉर्म में लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं मैंडेटरी फीस। बेसिकली टैक्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जल्दी से समझ लेते हैं क्या होते हैं दोनों। डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली और डायरेक्टली लेवीड ऑन अ टैक्स पेयर्स हु पे इट टू द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट पास इट टू समवन एल्स। मतलब इसका जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, वो इंडिविजुअल को खुद बेयर करना पड़ता है। इसका बर्डन वो किसी और एंटिटी पर, किसी और इंडिविजुअल पर पास ऑन नहीं कर सकता। डायरेक्ट पे इंडिविजुअल एंटिटी हो चाहे इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो उसके पेमेंट के लिए वो कॉरपोरेशन, वो इंडिविजुअल खुद जिम्मेदार होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड बाय गवर्नमेंट ऑन goods and services
and not on the income, profit or revenue of an individual, and it can be shifted from one taxpayer to another. मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं, और इसका बर्डन आप किसी दूसरे, एक टैक्स पेयर दूसरे टैक्स पेयर पर डालता है, दूसरा टैक्स पेयर तीसरे टैक्स पेयर पर डालता है. अगर हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट इनडायरेक्ट टैक्स. तो अगर गवर्नमेंट किसी इसे मोबाइल पर जीएसटी बढ़ाती है, मोबाइल पर गवर्नमेंट ने कहा कि अभी 10-12% जीएसटी ले रहे थे, अब आपको 18% जीएसटी देनी है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं क्या वो अपनी जेब से 18 एडिशनल 6% जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट? पहले 12% पे कर रहे थे, क्या अब वो 6% जो बना रहे हैं मोबाइल वो पे करेंगे? नहीं, वो उसका बर्डन किस पर डालेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा लेंगे. डिस्ट्रीब्यूटर एक्स्ट्रा पैसा किससे लेगा? होलसेलर से लेगा. होलसेलर एक्स्ट्रा पैसा किससे लेगा? रिटेलर से लेगा. और रिटेलर एक्स्ट्रा 6% किससे लेगा? वो इवेंचुअल कस्टमर. इट मीन्स इवेंचुअल कस्टमर को अब 6% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, और वो 6% पास होते होते गवर्नमेंट तक जाएंगे. इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल लिख कर बताइएगा और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल लिख करके बताइएगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है फिर गूगल टैक्स क्या है? आपने तो समझ लिया डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो गूगल टैक्स का कोई डायरेक्ट टैक्स है या गूगल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है? इसमें भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि गूगल टैक्स और डिजिटल टैक्स एक्चुअली होता क्या है. इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं गूगल टैक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है. गूगल टैक्स इज बेसिकली अ पॉपुलर टर्म टू रिफर टू एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस. ये ऐसा कोई लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है. गूगल टैक्स एक केवल चलता फिरता नाम है. कहीं पर आपको ये गूगल टैक्स फेसबुक टैक्स के नाम से भी देखने को मिल जाएगा, डिजिटल टैक्स के नाम से भी सुनने को मिल जाएगा, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी मिल जाएगा. जब हम इन सब टर्म्स को यूज़ करते हैं तो आप ये समझ लीजिए सारे एक ही तरह के टैक्स की बात कर रहे हैं, कोई अलग अलग टैक्स नहीं होते. तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि गूगल टैक्स कुछ और है, फेसबुक टैक्स कुछ और है, अमेजॉन टैक्स कुछ और है, डिजिटल टैक्स कुछ और है, इक्वलाइजेशन लेवी कुछ और है. नहीं, ये सारे एक ही टर्म्स हैं, बट एक चलता फिरता नाम है गूगल टैक्स. एक्चुअली इसको गूगल टैक्स क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा लोग गूगल टैक्स के नाम से ही इसको रिफ़र करते हैं. इवन इंडिया में भी जब ये टैक्स इस बार इम्पोज किया गया था तो हमारे मिनिस्टर साहब ने गूगल टैक्स का ही वर्ड यूज़ किया था. तो गूगल टैक्स ही क्यों बोलते हैं इसको? डिजिटल टैक्स क्यों ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, या इक्वलाइजेशन लेवी क्यों ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है? इसलिए प्रेवलेंट है गूगल टैक्स क्योंकि गूगल ने इस टैक्स प्रोविज़न को, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने टैक्स को इवेट करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं टैक्स की चोरी करने के लिए. इसीलिए उसको अब गूगल टैक्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है. और एक टर्म बहुत फेमस हुआ था एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन के लिए, डबल आयरिश विद डच सैंडविच. ये भी एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन है जिसको गूगल ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया. तो जितनी भी ये बिग टेक कंपनीज़ हैं ये बहुत सारे एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस यूज़ करते हैं अपने टैक्स को सेव करने के लिए. इनकी अर्निंग अगर आप देखेंगे गूगल और फेसबुक की, तो इनकी अर्निंग इवन इतनी ज़्यादा होती है कि कई कंट्रीज़ की तो इकोनॉमी ही इतनी बड़ी नहीं है, तो बट अर्निंग होती है, लेकिन इनको उतना ही टैक्स भी यूएस में, क्योंकि यूएस बेस्ड इकोनॉमी है तो यूएस में टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है. इसीलिए जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं ये ऐसी जगह अपना प्रॉफिट शिफ्ट करना चाहती हैं, अपने बेस प्रॉफिट को शिफ्ट करना चाहती है जहाँ पर उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े. अगर वो अपना प्रॉफिट यूएसए में शो करेंगी जिस यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनको कम से कम 20 से 30, 40, 50% तक उनका जो अर्निंग है वो कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में चली जाती है. तो इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी यूएस हेडक्वार्टर्स कंपनी है ये ऐसे कंट्री में अपना प्रॉफिट शिफ्ट करना चाहेंगी या प्रॉफिट को शो करना चाहेंगे हमारा प्रॉफिट तो उस कंट्री में हुआ है, जिससे कि वहाँ पर उनको टैक्स कम देना पड़े. और जैसा कि हम सभी जानते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस की स्कीम डाटा सुना होगा आपने, मेरे न्यूज़ टर्म्स में भी बहुत बार सुना होगा इस टर्म को. इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर आपने किसी अपनी एक इनकम पर किसी एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया है तो मैक्सिमम टाइम आपको अपने उसी सेम इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अपने होम कंट्री पर. इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो जनरली 2 कंट्रीज आपस में साइन करके रखती हैं, और इंडिया ने भी बहुत सारी कंट्रीज से साइन किया हुआ है. तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की इनकम पर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर की इनकम पर एक होस्ट कंट्री ने टैक्स डिडक्ट कर लिया है तो उसी सेम इनकम पर उसके होम कंट्री में फिर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा. बहुत सिंपल टर्म्स में डाटा इसी को बोलते हैं. तो इस प्रोविज़न का फ़ायदा उठाते हुए गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, अमेज़ॉन हो गए, ये क्या करते थे? ये अपना प्रॉफिट
ऐसे कंट्री में दिखाते ही नहीं थे जहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। ये हमेशा शिफ्ट करेंगे अपना प्रॉफिट ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बहुत कम है, जिससे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो। उसी कंटेक्स्ट में ये डबल आयरिश विद डच सैंडविच स्कीम प्रोविजन, एंटी प्रोविजन टर्म्स भी बहुत चल रहा था, जिसमें पहले एक आयरिश कंट्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आयरिश के बाद फिर डच में, डच के बाद फिर आयरिश में। तो इससे कई बार हम बोलते हैं इसको राउंड ट्रिपिंग भी करा जाता है, जिससे कि हम अपना टैक्स जो है वो टैक्स बर्डन जो है वो कंपनीज अपना रिड्यूस कर सकें। तो अभी के लिए आप तो समझ लिए, गूगल टैक्स इज बेसिकली एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन, जिसमें कि जो टैक्स इवेट करती हैं कंपनी उनको रोकने के लिए गूगल टैक्स जो था, ये टर्मिनोलॉजी या ये प्रोविजन लाया गया था कि जितनी जो बिग टेक कंपनीज हैं उन पर एक ऐसा टैक्स लगाया जाए जिससे कि कंपनी अपना जो टैक्स पेमेंट अवॉइड करती हैं, टैक्स इवेजन करती हैं, वो ना कर पाएँ. So it is an anti-avoidance provision that have been passed in several jurisdictions dealing with the profit or royalties that have been diverted to other jurisdictions with lower or nil rates. तो अब बात करते हैं इंडिया में क्या है गूगल टैक्स. क्या इंडिया में गूगल टैक्स अभी आया कि हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में गूगल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है? क्या इससे पहले गूगल टैक्स नहीं था इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं था. इंडिया में भी गूगल टैक्स का प्रोविजन था. और इंडिया में कब था, इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ें इंडिया के टैक्सेशन के बारे में समझ लेते हैं. वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है अभी यहाँ पर. एक्चुअली में इंडिया में जितने भी टैक्सेशन लॉज हैं वो बहुत ओल्ड डेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उनका अपडेशन नहीं होता है टाइम टू टाइम. और इवन कई बार एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि इंडिया को अपने टैक्सेशन लॉज को, टैक्सेशन नॉर्म्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए हैं. मार्केट इकोनॉमी बहुत अदर तरीके से फंक्शन करने लगी है, मार्केट दूसरी तरीके से काम करने लगी, तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्स के दायरे में आ ही नहीं पाती हैं. अब किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब हम 20 साल पहले आपके पेरेंट्स से पूछिए, जब वो मोबाइल फ़ोन, जब हमारे पास 4G नेट हुआ, 1G और 4G टाइप के नेट फ़ोन हुआ करते, जहाँ पर हम टक 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 बटन दबा करके कॉल करते थे कि अब हम मोबाइल फ़ोन पर शॉपिंग करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टैक्सेशन लॉज हैं वो अब उतने सफिशेंट नहीं रह गए हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए. तो उसी टैक्सेशन लॉ के तहत इंडिया का एक टैक्सेशन लॉ ये है कि केवल ऐसी कंपनीज पर ही डायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो. पीई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, उन्हीं कंपनीज पे आप कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज कर सकते हैं. अब इस लॉ के तहत, इस प्रोविजन के तहत बहुत सारी बिग टेक कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, फेसबुक और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जो हैं, अब ये तो टैक्स के प्रोविजन में आएंगी ही नहीं, क्योंकि इनका तो कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है ही नहीं. अब आप में से बहुत लोग मुझसे ये कह सकते हैं कि मैम क्यों, इनके ऑफिस तो है यहाँ पर इंडिया में, ऑफिस है इंडिया में, बट उनके वो ऑफिस उनकी सब्सिडरीज हैं, वो उनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में. इनकी पेरेंट कंपनी जो है वो अपने होम कंट्रीज़ में ही, अगर आप कोई भी पेमेंट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल को करते हैं तो वो उनकी सब्सिडरी को नहीं जाता, वो जाता है उसकी पेरेंट कंपनी जो कि यूएसए में इस्टेब्लिश है, मैक्सिमम की यूएसए में. आपको यहाँ पता चलोगे अल्फ़ाबेट कौन सी कंपनी है, अल्फ़ाबेट का कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सी सर्विस जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइएगा ज़रूर. तो इनको बिग टेक कंपनीज ही बोलते हैं. अगर हम बात करें, कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो 5 बिग टेक कंपनीज, या कभी कभी न्यूज़पेपर में सिर्फ बिग टेक के नाम से यूज़ होता है, बिग टेक कंपनीज. तो बिग टेक में ये 5 कंपनीज आती हैं, याद रखिएगा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन एंड फेसबुक. तो इनका जनरली कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता इमर्जिंग इकोनॉमीज, और इंडिया में भी इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है. जो इनकी ऑफिसेज हैं वो एज अ सब्सिडरी काम करते हैं. इट मीन्स अगर आप अमेज़ॉन से कोई अमेज़ॉन को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो अमेज़ॉन की सब्सिडरी को नहीं कर रहे हैं, वो अमेज़ॉन के पेरेंट कंपनी को आप कर रहे होते हैं. और वो कहाँ है? वो यूएसए में है. तो इसीलिए ये सारी जो कंपनीज थी बहुत टाइम तक हमारे टैक्स के परव्यू में आती ही नहीं थी. और अगर टैक्स के परव्यू में नहीं आती थी चलो वो ठीक है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें, इन सारी कंपनीज को देखें, तो क्या इनका बिजनेस इंडिया में नहीं था? क्या ये इंडिया को एज अ मार्केट ट्रीट नहीं करती थी? क्या ये इंडियन इकोनॉमी से रेवेन्यू जनरेट नहीं करती थी? डेफिनेटली करती थी. और इंडिया इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट था जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है. अगर हम बात करें इस समय डिजिटल या ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो
300 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केट है, इसीलिए इन डिजिटल और बिग टेक कंपनीज़ की प्रेजेंस भी हमारे यहाँ है और ये हमारी मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा अर्न करती है। बट चूंकि उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था इंडिया में, तो हम इनसे टैक्स नहीं ले पा रहे थे। और ऐसे इंडिया ही नहीं, बहुत और सारे ऐसे भी कंट्रीज थे जहाँ पर ये रिवेन्यू अर्न करती थी और इन सारी कंपनीज की सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस थी, बट बिकॉज ऑफ द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उन पर बहुत टैक्स नहीं लगता था, जिसकी वजह से ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इन सारे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करती थी टैक्स इवेजन के लिए, और यूएसए में अपने टैक्स को बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए इसको यूज़ करती थी एज अ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम। और अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर यूएसए बेस्ड। तो अभी के लिए अभी तो समझ लें, इंडिया का टैक्सेशन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसमें बहुत ज़्यादा अपडेशन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो ऐसी कंपनी जिनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, उनको टैक्स नहीं कर सकते। इसमें से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के भी नाम आते हैं। तो अब एज अ इंडिविजुअल देखें आप, तो ये हमारी इकोनॉमी से पैसा तो ले जा रही है बट कोई टैक्स नहीं दे रही हमें। मीन्स ये हमारे यहाँ बिजनेस तो कर रही है बट परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ना होने का बहाना करके दे आर नॉट अंडर एनी टैक्स परव्यू। हालांकि कंपनीज़ का अपना कहना है कि वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ना होने के कारण भी बहुत सारा अदर टैक्स पे करती हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को नहीं मानती थी। तो क्या हुआ ये कि 2016 में बजट लाया गवर्नमेंट ने। उस बजट में गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार गूगल टैक्स का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। क्या कहा उस बजट में गवर्नमेंट ने? उस बजट में गवर्नमेंट ने कहा, एनी पर्सन और एंटिटी विच मेक्स अ पेमेंट एक्सीडिंग ₹1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर to a non-residence technology company for some B2B services need to withhold 6% tax on the gross amount being paid as an equalization levy and deposit it to government। हालांकि थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया। अब हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं समझने के लिए कि 2016 में क्या हुआ था, तभी हम ये समझ पाएंगे कि ये 2020 में क्या हो रहा है। हुआ ये 2016 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया गूगल टैक्स इंडिया में, बट उस समय जो प्रोविज़न लाया था वो सिर्फ कैटर कर रहा था, कवर कर रहा था किन सर्विसेज को? B2B। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस। इट मीन्स इसमें B2C गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रहे थे। B2C गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रहे थे, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B सर्विसेज में वो सारी कंपनीज आ रही थी जो कि बेसिकली डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेयर्स थे, ऐसी कंपनीज जिनके वेबसाइट पर या इंटरफेस पर दूसरी कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट, अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट फ्लो करती थी या शो करती थी, और जिससे कि कंज्यूमर उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू जा कर के सामान खरीदते थे। तो वो B2B हो गया। मीन्स कंपनीज डायरेक्टली कोई अपना प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रही कंज्यूमर को, वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को फ्लैश आउट कर रही हैं अपनी वेबसाइट पर। तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर हम बात करें याहू की, तो याहू की जब आप कभी भी याहू का इंजन खोलते हो तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं साइड में। याहू की अगर आप जीमेल वो मेल आईडी वाली अगर उनके ऊपर चलाते हैं इंटरफेस, तो उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट साइड में आते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो याहू कोई फ्री में तो एडवर्टीजमेंट देता नहीं होगा, जिस भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट आता होगा उनसे पेमेंट लेता होगा। से जैसे मेरा एक बिज़नेस है, मैं अपना साड़ी का बिज़नेस है मेरा, मैं अपना साड़ी की दुकान है मेरी, और मुझे अपनी साड़ी की दुकान को पॉपुलराइज़ करना, तो मैं गई फेसबुक के पास, मैंने कहा बोला कि मेरा एक एडवर्टीजमेंट है, आप अपने फेसबुक पर फ्लैश आउट कर दीजिए, मैं अपना एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने के लिए आपको 1 लाख रुपये दूंगी। ठीक है, तो फेसबुक तैयार हो गया और उसने मेरा एडवर्टीजमेंट अपनी वेबसाइट पर फ्लैश आउट कर दिया और मैंने उसको 1 लाख का पेमेंट दे दिया। 2000 से पहले इस 1 लाख के पेमेंट पे और इस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था, ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता था। बट गवर्नमेंट ने कहा ये कैसे टैक्स फ्री तो नहीं हो सकता ये भाई, फेसबुक आप हमारे कंज्यूमर पे आप फेसबुक के चैनल के थ्रू अपना सामान सेल कर रहे हैं, आप फेसबुक के थ्रू हमारे इंडिया के कंज्यूमर्स जो हैं वो सामान खरीद रहे हैं, तो आप टैक्स कैसे नहीं देंगे उस पर? इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहे हैं ना फिर हमारे मार्केट से। तो उस समय 2016 में जो प्रोविज़न आया उसने सारे B2B सर्विसेज को कवर कर लिया। इट मीन्स जितने भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेयर्स थे जो अपने पोर्टल पर, अपने इंटरफेस पर, अपनी साइट पर
किसी दूसरी कंपनी का एडवर्टीजमेंट फ्लो करते थे, अब उस प्रोसेस के लिए टैक्स लगने लगा था। कितना टैक्स था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। चलिए अच्छा मैं ये बता देती हूँ, इट वॉज अ 6% टैक्स। तो नेक्स्ट देख लेते लाइन क्या, एप्लीकेबल टू ओनली दोज कंपनीज विच हैव नो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। तो ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेयर्स, वो सारी कंपनी या वो सारे डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेयर्स जिनका इंडिया में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं था, उन पर ये टैक्स एप्लीकेबल था। तो अगर वो 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रही हैं, उनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है और वो B2B बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो उन सारी नॉन रेजिडेंस कंपनीज को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा 6% का। और ये टैक्स कौन पे करेगा? हु वॉज द पेयर ऑफ दिस टैक्स? ये बर्डन किस पे, क्या ये डायरेक्ट टैक्स था, क्या इनडायरेक्ट टैक्स था? कौन? जो कंपनी एडवर्टीजमेंट करवा रही है वो टैक्स पे करेगी, या जो कंपनी डिजिटल कंपनी अपने पोर्टल पर एडवर्टीजमेंट कर रही है वो इस टैक्स को पे करेगी? ये क्या था इसमें, ये ध्यान रखिए, ये उस समय जब इंट्रोड्यूस किया गया था ये डायरेक्ट टैक्स था। इट मीन्स इसको कौन पे करेगा? इसको बायर पे करेगा। इट मीन्स अगर हमें फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट करवाना है, तो हम अगर साड़ी बनाने वाली कंपनी है या हमारी साड़ी की दुकान है, तो अगर हमें फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट करवाना, फेसबुक ने हमसे 1 लाख रुपए मांगे उसके लिए, 1 लाख रुपए मांगे, तो अब उस पर मुझे 6,000 का मुझे गूगल टैक्स पे करना है। क्योंकि फेसबुक जो है वो नॉन रेजिडेंस कंपनी है और 1 लाख का पेमेंट हम फेसबुक को कर रहे हैं, यानी हम फेसबुक से अपनी सर्विस अवेल कर रहे हैं। तो अब हमें 6,000 रुपये पे करने हैं गवर्नमेंट को। तो हम 1 लाख रुपए तो फेसबुक को हमने पे कर दिए उस एडवर्टीजमेंट के लिए, 6,000 रुपये हमने रिटेन कर दिए, और वो मेरी एज अ बायर हो कि मैं अवेल कर रही हूँ फेसबुक की सर्विस, तो एज अ बायर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मैं 6,000 रुपये गवर्नमेंट के में डिपॉजिट करूँ जा कर के। अगर मैं नहीं जमा करती या मैं नहीं डिपॉजिट करती तो उसके लिए प्यूनिटिव एक्शन मेरे अगेंस्ट होगा, ना कि फेसबुक के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, इसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पर डायरेक्टली जा रही है। तो उस समय जो इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स लगाया गया था वो एज अ डायरेक्ट टैक्स प्रपोज किया गया था, जिसको सबमिट करने की, जिसको जमा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो बायर पर होती थी, यानी सर्विस टेकर पर होती थी, बिजनेस कंज्यूमर पर होती थी। फेसबुक अपने 1 लाख रुपए लेगी और वो चली जाएगी। नाउ इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो 6,000 रुपये जो टैक्स है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो उस समय ये आ गया, डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स का प्रोविज़न चल गया। तो जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनीज थी वो सारी इसके प्रोविज़न में आ गई। अब तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2020 में गवर्नमेंट ने कहा कि सोशल मीडिया फर्म्स की तो ठीक है, जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैं वो इक्वलाइजेशन लेवी 6% का दे रही हैं, दैट इज़ ओके, B2B बिजनेस को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज़ का क्या जो कि डायरेक्टली ई-कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं? वो एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रही डायरेक्टली, बट वो ई-कॉमर्स में इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट अपनी साइट पर डायरेक्टली सेल कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो भी तो किसी और बिजनेसमैन का सामान लेकर के सेल कर रही, भले वो एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ या ना कर रही, बट उनके पोर्टल पर उनका खुद का सामान नहीं सेल आउट हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी का सामान बिक रहा है। उन फर्म्स का क्या? और B2C जो बिज़नेस है, बिज़नेस टू कंज्यूमर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो क्यों इसकी कवरेज में नहीं है? तो इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने फरवरी में 2% का इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया एज अ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर ऑल दोज कंपनीज विच वर प्रीवियसली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिजिटल टैक्स। क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी तो ये कहती थी ना, हम तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं है। गूगल टैक्स जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर एप्लीकेबल है। हम तो B2C बिजनेस में हैं, हम तो आते ही नहीं है डिजिटल टैक्स के पर्व्यू में। तो इस बार गवर्नमेंट ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी उन सारी ई-कॉमर्स कंपनीज पर भी इम्पोज कर दिया है जो कि डायरेक्टली B2C बिजनेस में इन्वॉल्व थी। बस यहीं से शुरू हो गया झगड़ा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जिनकी बहुत सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस थी इंडिया में, अब वो ये कहने लगे कि वो ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं, इक्वलाइजेशन लेवी एक एडिशनल टैक्स उन पर डाला जाएगा, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में महंगा हो जाएगा और उनके कंज्यूमर जो हैं, जो उनका कंज्यूमर बेस है वो कम होगा।
और केवल इसलिए कि उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं है इंडिया में, केवल इसलिए। तो इसको लेकर के सारी कंपनीज़ यूएसए की गवर्नमेंट के पास गई। अगर आप ध्यान दें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो और बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर आप देखें वो सारी यूएसए बेस्ड कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या आप गूगल को ले लें। यूएसए ने वार्न कर दिया इंडिया को और अदर सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को कि अगर आपने ऐसा कोई इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया यूएसए की कंपनीज़ पर तो आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इवन यहाँ तक यूएसए की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन भी इन्वोक कर दिया अगेंस्ट ऑल दोज कंपनीज हु आर प्लानिंग टू इम्पोज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन यूएस बेस्ड टेक कंपनीज। तो इस फरवरी में जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किया है डिजिटल टैक्स का, गूगल टैक्स का, उसको लेकर के यूएसए ने इवन ओईसीडी में होने वाली जो टॉक्स चल रही थे प्रॉफिट शिफ्टिंग को लेकर के, उससे भी वॉकआउट किया था। तो इस बार जो इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, वो सारी ई कॉमर्स कंपनी, सारी डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी, सब पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। पहले जो 2016 में था वो किस पे था? वो केवल सोशल मीडिया फर्म्स पर था, या केवल ऐसी फर्म्स पर था जो केवल एडवर्टीजमेंट करती थी, वो सेलिंग नहीं करती थी, केवल एडवर्टीजमेंट करती थी। वो 6% का एडिशनल लेवी देती थी, एडिशनल टैक्स देती थी। ठीक है, इस बार ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया इक्वलाइजेशन लेवी, और B2C बिजनेस भी उसके एक्सटेंशन में आ गया। और अब ये बन गया इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे बन गया इनडायरेक्ट टैक्स? ये बन गया ऐसे, अब कंज्यूमर जो है वो एडिशनल 2% टैक्स पे करेगा, जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स, उनको, और वो 2% एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेंगे। नाउ इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स प्लेयर्स। पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कंज्यूमर की। जो 2016 में इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, बट अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई? सारे ई कॉमर्स प्लेयर पर आ गई। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। जो पहले था वो खाली मार्केटिंग करती थी, एडवर्टीजमेंट करती थी कंपनी, उन पर था, तो उनकी सर्विस अवेल करने के लिए कंज्यूमर को पे करना पड़ता था टैक्स। बट अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट चूँकि डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली सेल कर रही हैं कंज्यूमर को, इवन कई बार तो उनके खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो अब ये डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेंगी। क्यों किया गवर्नमेंट ने? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बेसिक रीज़न है इसके पीछे, वो प्रॉफिट शिफ्टिंग और बेस इरोजन को लेकर के, जो प्रॉफिट शिफ्टिंग करती थी ये बिग टेक कंपनीज़, वो पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी इंडिया के केस में। जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जिनकी भी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस है, ये टर्म आप याद रखिएगा, मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस। हो सकता है आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सके, व्हाट इज सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। ये एक प्रॉपरली डिफाइंड टर्म है कि किसी भी कंपनी, ऑनलाइन कंपनी जिसकी किसी हमारी इंडिया में सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस होगी, उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होगी, ये लेटर ऑन कभी मैं डिफाइन कर दूंगी, कि अभी इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उन सबको ये अब इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस इन विच दे इन्वॉल्व, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट, टू मेक द कंपनीज टू हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। जब उनको नॉन परमानेंट या नॉन रेजिडेंस होकर के ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो कंपनीज अट्रैक्ट हों कि चलो भैया ऐसा करते हैं, इंडिया में अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं, जिससे कि हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारा मार्केट है इंडिया में, उन कंपनीज़ का मार्केट है इंडिया में, तो वो इंडिया को छोड़ तो सकती नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इक्वलाइजेशन लेवी। तो वो कंपनी अट्रैक्ट होंगी या प्रेशराइज होंगी, आप ये कह सकते हैं, टू हैव देयर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन India. And this provision of equalization levy or the Google tax will prevent the India for just becoming the market for the world. And the role of international organization was also very important in case of this equalization levy, क्योंकि Organization for Economic Cooperation and Development was continuously focusing on the profit shifting policies, और उसका कहना यह था कि किसी तरह का एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिल करके बैठ करके, जिससे कि जो ये बड़ी गूगल जैसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने, जैसा इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में किया और डच और आयरिश कंट्रीज़ के साथ हुआ, ऐसी प्रोविजंस दोबारा ना हो, या ऐसी एक्टिविटीज़ बिजनेस में दोबारा ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट क्या है? इस बेसिकली इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1961 में फॉर्मुलेट हुआ था टू प्रोग्रेस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड
वर्ल्ड ट्रेड। और ये रिसेंटली G20 कंट्रीज़ के साथ मिल करके बैठ कर बातें कर रहे हैं कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके, जिससे कि 135 कंट्री कोलैबोरेट कर रही हैं इसमें। और अगर ये जल्दी बनकर आ जाता है तो ये सारे आपको जितने भी 135 कंट्रीज़ हैं इनमें एक तरह का फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था कि यूएसए वॉकआउट कर गया था इस नेगोशिएशन से। तो ये पूरा कंसेप्ट था गूगल टैक्स का। आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया में 2016 में गूगल टैक्स आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, केवल B2B बिजनेस को कैटर करने के लिए। उन सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल था जो कि ऑनलाइन कंपनीज थी, नॉन रेजिडेंस कंपनी थी, नॉन परमानेंट कंपनीज थी इंडिया में। उन सभी कंपनीज को गूगल टैक्स से पे करना था जिनका 1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग थी एक फाइनेंशियल ईयर में। और उस समय ये एज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज हुआ था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर्स पर जाती थी। फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ के अलावा सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स कंपनीज़ को भी इस डिजिटल टैक्स के परव्यू में कलेक्ट कर लिया या समेट लिया। अब ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा 2% का, और इसकी जिम्मेदारी होगी कंपनी को पर खुद, कंज्यूमर पर इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो नाउ इट हैज़ इमर्ज एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि अगर अमेज़ॉन को पे करना है तो अपनी जेब से नहीं पे करेगा ना, वो एडिशनल कस्टमर से ही लेगा। इवेंचुअली तो कस्टमर ही पे करेगा, बट उसको डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या अदर जो ई कॉमर्स प्लेयर हैं जहाँ से आप सामान खरीद रहे होंगे उन पर जाएगी। और जिसको लेकर के यूएसए ने बहुत सारे कंट्रीज़ को वार्न भी किया है, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी इन्वोक कर दी है, ये देखने के लिए कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ स्पेशली इंडिया है जो ये इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स इम्पोज कर रहा है, ये कितना एथिकली सही है या लीगली कितना सही है। हालांकि अभी इंडिया ने फ़िलहाल के लिए जो 2% का इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स लगाया है उसको सितंबर तक की पोस्टपोन कर दिया है कंपनीज़ की रिक्वेस्ट पर। जितनी भी बिग टेक कंपनीज़ थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि अभी फ़िलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में आप इस टैक्स को मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमें बहुत सारे अपने अकाउंटिंग नॉर्म्स में, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में चेंज करने पड़ेंगे, जो कि अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर तक इसको पोस्टपोन कर दिया है। बट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये एप्लीकेबल होगा, अब इसमें ज़्यादा पोस्टपोनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द Google tax, digital tax or equalization levy. If you have any question, you can ask me on comment section below. All these are the references. That's all for today, students. Thank you so much. If you like, please share and subscribe.